नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों जीएस का पेपर जो कल हम 76 तक डिस्कस किए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कुछ अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी पीसीएस के लिए और असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी ऑफिसर के लिए, तो उसके लिए कुछ आज 77 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसमें बिहार स्पेशल का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, ताकि बीपीएससी का एग्जाम देने तो ऑब्वियसली बिहार से क्वेश्चन पूछेगा ही, तो उस पर भी आपको फोकस होना चाहिए, उसका भी आपको प्रिपरेशन होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बातें यही करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनते जाएं। 77 नंबर देखिए, किस राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू एक मिनट किस राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी है। देखिए जल्लीकट्टू का नाम सुने होंगे आप। ये कब मनाया जाता है? पोंगल के शुभ अवसर पर। तमिलनाडु में दोस्तों पोंगल के शुभ अवसर पर एक मतलब ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। ओके, तो कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। हाल ही फिलहाल में खूब चर्चा में रहा था, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर जानवर बैल को मतलब बैल का दौर होता है, बैल को दौड़ाया जाता है और उसमें आप कहीं आदमी सब घायल भी हो जाता है, कुछ जानवर भी घायल हो जाता है, तो इसके कारण से इस पर रोक लगा था। लेकिन वहाँ का तो सदियों से चला आ रहा है, लोग ने विरोध किया, तो फिर से शायद इस पर रोक को हटा लिया, इसलिए चर्चा में था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता तमिलनाडु में पोंगल के शुभ अवसर पे। 78, हाल ही में फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बताइए आप। फिनटेक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई तो ध्यान रखें दोस्तों, आरबीआई हाल ही में इसका जो है कि स्थापना दिवस मनाया गया है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई की अगर स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को। 1934 का एक्ट था। एक्ट कौन था? अधिनियम था 1934 का एक्ट था। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रहे, हम सब चीज़ बोल देते हैं, आप भी थोड़ा सुनते रहेंगे तो आपको अगर पहले से नॉलेज होगा तो आप जानते होंगे, नहीं तो सुनने से भी आपको याद होगा। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पे इसका स्थापना हुआ था। 1 अप्रैल को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का। पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा जा सकता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो अगर देखें तो ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। फर्स्ट भारतीय के बारे में पूछेगा, फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो वो थे आपके सी डी देशमुख। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख थे। और करंट में, अभी जो करंट में है शक्तिकांत दास, सभी जानते हैं, लेकिन इनका क्रम कौन सा है? कौन सा क्रम है? तो 25वें क्रम के दोस्तों, ये 25वें नंबर के हैं, ये आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो इतना नॉलेज आपको आरबीआई के बारे में होना चाहिए। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो एक नया विभाग बना है, किसने स्थापना किया? तो आरबीआई। 78 का बी। 79 देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत देखिए, मिशन अमानत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रेलवे। किसके द्वारा दोस्तों? भारतीय रेलवे। इसमें है क्या कि कोई भी पैसेंजर अपना सामान, किसी प्रकार का सामान अगर ट्रेन में भूल जाता है, भारतीय रेलवे के द्वारा हुआ है स्टार्ट, तो कोई भी पैसेंजर अपना सामान ट्रेन में भूल जाता है तो जो है रेलवे विभाग आपका सामान को सुरक्षित रखेगी, आप उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो ये है 79 का सी, भारतीय रेलवे। 80 नंबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी का नियुक्ति किया है? एरिक गारसेटी को किस राज्य में नियुक्ति किया है? तो भारत में। राजदूत के रूप में अमेरिका का राजदूत है भारत में एरिक गारसेटी। ध्यान रखेंगे दोस्तों 80 का ए। 81, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका का कौन सा प्लेयर है जो खेल के सभी प्रारूपों से, चाहे T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन देखें, डीन एल्गर, कगिसो रबाडा, केशव महाराज या क्रिस मॉरिस। यदि आप ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस करें तो कगिसो रबाडा दोस्तों, कगिसो रबाडा तो अभी भी आईपीएल खेल रहा है, ठीक, तो ये तो हो नहीं सकता है, और नवयुवक प्लेयर है तो अभी बहुत खेलेगा। तो क्रिस मॉरिस, कौन? क्रिस मॉरिस ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। 81 का डी। 82, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? देखिए, जानवर हो, वनस्पति हो या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इसके जो अवशेष, जिसको जीवाश्म हम लोग कहते हैं, ये किस प्रकार के चट्टान में मिलता है? तो ये मिलता है अवसादी चट्टान। किसमें? सेडिमेंट्री रॉक में। सेडिमेंट्री रॉक में ये मतलब जीवाश्म वगैरह मिलता है। आग्नेय चट्टान जो इग्नियस रॉक होती है वो तो डायरेक्ट वॉल्केनो से निकलती है, उसमें कुछ मिलता ही नहीं है, तो अवसादी चट्टान। 82 का बी। 83,
अधिकेंद्र, एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। एपिसेंटर जो भूकंप का एक केंद्र है दोस्तों, एक बिंदु है जो संबंधित, वो किससे रिलेटेड है? एपिसेंटर। एपिसेंटर का नाम आप सुने होंगे पहले, कभी कभी भूकंप आता है तो वहाँ पर उस समय एपिसेंटर शब्द जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। देखिए जब भी भूकंप आता है, भूकंप आता क्यों है? तो अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है, एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से जब टकराता है तो भूकंप आता है। तो मान लीजिए यहाँ टेक्टोनिक प्लेट टकराया है, तो इसके ऊपर वाले क्षेत्र को, इसके ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट तो बहुत नीचे है, तो इसके डायरेक्ट ऊपर वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं एपिसेंटर। इसी को क्या कहते हैं? एपिसेंटर। तो भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, जो जहाँ भी भूकंप उद्गम हुआ है, भूकंप जहाँ पे भी स्टार्ट हुआ है, टेक्टोनिक प्लेट जहाँ भी टकराया है, उसके ऊपर जो भी साइट है उसको क्या कहते हैं? एपिसेंटर कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखें तो क्या है? पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से। ऑरिजिन प्लेस को नहीं, ऑरिजिन प्लेस को एपिसेंटर नहीं कहते हैं। ऑरिजिन प्लेस के ऊपर वाले एबव प्लेस को क्या कहते हैं? एपिसेंटर। तो 83 का बी। छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहीं पर स्टूडेंट्स जो है कन्फ्यूजन हो जाते हैं और गलत हो जाता है। 84 चंद्र ग्रहण, जो लूनार एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स के बारे में सुने होंगे। लूनार एक्लिप्स कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन। कब होता है? जब फुल मून होता है उसी के दिन लूनार एक्लिप्स होता है, पूर्णिमा के दिन। 85 मोना लोआ। मोना लोआ उदाहरण है। मोना लोआ एक क्या है? तो एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पे? यूएस का। यूएस का दोस्तों, यूएसए का एक द्वीप है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड यूएसए का एक बहुत बड़ा द्वीप है। इसी पर इसके बहुत बड़े क्षेत्र पर मोना लोआ क्या है? तो एक ज्वालामुखी है और एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो। क्या है? तो एक्टिव वॉल्केनो है मोना लोआ। 86 पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडल परत का, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहती है? मान लीजिए अपना अर्थ है, इसके ऊपर कई सारा मतलब लेयर ऑफ एयर है, एयर का कई सारा लेयर है, परत है, इसको क्या क्या कहते हैं? तो देखिए सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होता है, उसके बाद मीजोस्फेयर होता है और सबसे ऊपर क्या था? आयनोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। तो हमसे क्या पूछा है? पृथ्वी के समीप, तो अर्थ के जो सबसे नज़दीक है वो क्या है? तो ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। समताप मंडल, जो उसके ऊपर वाला क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको समताप मंडल भी कहते हैं हिंदी में। स्ट्रेटोस्फेयर में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि ओजोन परत, जो ओजोन लेयर है कि एटमॉस्फेयर के किस लेयर में मिलता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। हवाई जहाज अधिकतर कहाँ चलती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। और अर्थ के सबसे नज़दीक कौन है? तो ट्रोपोस्फेयर है। मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी जितना ही घटनाएं जो होती हैं, बादल का कड़कना, बिजली, वर्षा होना, ये सब संबंधित है किससे? ट्रोपोस्फेयर से। ओके, 86 का ए। 87 भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति। 87 का बी कौन है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी, मतलब एक जनजाति अपने आप में है। भील, संथाल, थारू, सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड जनजाति। भील जनजाति आपको दोस्तों गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में मिल जाएगा भील जनजाति। संथाल, ये तो बिहार झारखंड के आसपास वाले क्षेत्र में मिलता है संथाल। और थारू, थारू है भारत और नेपाल की सीमा पर। थारू जनजाति कहाँ मिलता है? भारत और नेपाल की सीमा पर। ठीक है, तो नेपाल से सटा हुआ बिहार का भी कुछ गांव है, पूर्वी चंपारण जिला है, सॉरी पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण के कुछ जिलों में आपको थारू जनजाति मिल जाएगा। उत्तराखंड भी सटा हुआ है नेपाल से, तो नेपाल के उत्तराखंड के नैनीताल में भी थारू जनजाति मिलता है। ओके, लेकिन हमारा आंसर है, क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो वो है आपका गोंड जनजाति। 87 का बी। नेक्स्ट 88, अब साइंस का क्वेश्चन आएगा। और साइंस तो पीसीएस का साइंस कहिए ना, पीसीएस का या कंपटीशन का साइंस, यदि आप पहले साइंस पढ़े हैं तो बहुत आसान होता है, नहीं पढ़े हैं तो डिफिकल्ट तो लगेगा ही दोस्तों, नहीं तो पीसीएस का साइंस बहुत आसान होता है। 88 देखिए, जूल, जो जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? यूनिट पूछता है, यूनिट भी कोई चीज़ पूछने का सवाल है, अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसको लिए तो ये लल्लू है। जूल किसका यूनिट है दोस्तों? ऑप्शन देखें, ऊर्जा का, बल का, दाब का या तापमान का। तो जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। ओके, बल मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। दाब, दाब का इंग्लिश क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। और तापमान, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। तो हमसे पूछा है जूल किसका यूनिट है? तो एनर्जी, ऊर्जा का। 89, जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? बैरोमीटर, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बैरोमीटर मापता क्या है। बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट से हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? तो बैरोमीटर से हम प्रेशर को मापते हैं। ओके, प्रेशर को मापते हैं। देखिए प्रेशर से रिलेटेड जो भी बात होगा वही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है कि गर्म मौसम, सर्दी मौसम, ये गर्म या सर्दी क्या है? टेम्परेचर को बताता है, तो यहाँ से प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है।
ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी आपका आंधी या झंझावात की संभावना। आंधी, ऑब्वियसली जब आंधी आएगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है जब, तो पारा अचानक गिर जाता है। तो 89 का सी। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है वहाँ सन पर जो दोस्तों, सन पर जो एनर्जी बनता है, सन पर जो एनर्जी बिल्ड होता है डेली, सन पर जो एनर्जी होता है, या सन पे एनर्जी का सोर्स क्या है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है। लेकिन इसलिए क्वेश्चन पूछ, हिंदी में तो आसान हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। सन पे जो एनर्जी बिल्ड होता है, सन पे जो एनर्जी बन रहा है उसका सोर्स क्या है। देखिए, नाभिकीय संलग्न, नाभिकीय संलग्न, हिंदी में तो आसान है, संलग्न का मतलब जुड़ना। सन पे क्या होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम गैस दोनों वहाँ पर, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके वहाँ क्या बन जाता है, 1H1 ये बना देता है हीलियम। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना देता है, हीलियम बना देता है, जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़ रहा है तो क्या बना दिया, हीलियम। तो ये संलग्न है। न्यूक्लियर फ्यूजन, इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, एक शब्द है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा है न्यूक्लियर फिजन, तो संलग्न को होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये है सन पर जो एनर्जी का सोर्स है आपका है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको नाभिकीय संलग्न कहते हैं। हाइड्रोजन बम के बारे में सुने होंगे या एटम बम के बारे में सुने, परमाणु बम जो होता है वहाँ पर जो क्या होता है, वहाँ होता है नाभिकीय विखंडन, वहाँ पर टूटता है, वहाँ तोड़ने की प्रक्रिया होती है, वो क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, एटम बम के बारे में पूछे तो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, और सन पे एनर्जी का सोर्स पूछे तो न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलग्न है, और ये क्या है, नाभिकीय विखंडन। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, नाभिकीय संलग्न, 90 बी। 91, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है जैसे सूरज है, उसका टेम्परेचर हम किससे मापते हैं, तो आपका है पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। किसके द्वारा, 91 का सी, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा। 92, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। ये भी बार बार रेपिटेटिव क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीएससी एलडीसी में पूछा था, बीपीएससी एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा था, और दूसरे स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आता रहता है कि स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड का स्पीड है, ध्वनि का स्पीड है, कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। तो देखिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम उसका स्पीड होता है। तो बस पूछा है कि ध्वनि सबसे तेज़ कहाँ चलेगी, तो ऑब्वियसली सॉलिड में, ठोस में। ओके, यहाँ पर आपको स्टील दे देता, वाटर दे देता, गैस दे देता, तो स्टील या लोहा। 93, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, तो आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव डायरेक्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन ने इसका प्रतिपादन किया। 94, जब प्रकाश की तरंगे, जब लाइट की वेवलेंथ या लाइट की वेव वायु से कांच से होकर गुजरती है, तब कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये लाइट है, ये लाइट का वेव है या लाइट का रे कह सकते हैं, अभी एयर में है, कहाँ पर है, मीडियम कौन है इसका, एयर है, एयर से ये जा रहा है, ये ग्लास है आपका, ये क्या है आपका, ये जो हम जहाँ पर भी पेन चला रही है आपका ग्लास है, ओके, शीशा है। तो एयर से ये ग्लास में जाएगा, एयर से जब ये ग्लास में जाएगा तो कौन कौन चीज़ इसका चेंज होगा। वेव है दोस्तों, वेव है लाइट का, आप सुने होंगे, या तो इसका स्पीड होगा, कुछ न कुछ इसका वेग होगा, गति होगा, स्पीड होगा, इसका वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो तीन चीज़ तो होता ही है, कोई वेव है तो उसका कम से कम स्पीड होगा, वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में, एयर से जब एक ग्लास में जाएगा, शीशा के अंदर जाएगा, तो इसका क्या चेंज रहेगा या क्या अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कौन कौन चीज़ चेंज होंगे या कौन कौन चीज़ कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो देखिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो स्पीड तो बिल्कुल चेंज होगा, पहले स्पीड कुछ था, अब स्पीड कुछ और हो जाएगा। वेवलेंथ, जो तरंगोदार जिसको कहते हैं वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ भी चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है। कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी मतलब ऐसा, जैसे लाइट हो सकता है या साउंड हो सकता है, कोई ऐसा मटेरियल है, मटेरियल भी नहीं कह सकते हैं, लाइट हो या साउंड हो, कोई एनर्जी का सोर्स हो, ये सब एनर्जी का सोर्स है। हाँ, कोई भी एनर्जी का सोर्स हो, वो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो सब चीज़ चेंज हो जाएगा, बहुत चीज़ उसका चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे लाइट, यहाँ लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसका फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, फ्रीक्वेंसी जो है किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। ऑब्जेक्ट यदि सेम है, ऑब्जेक्ट यदि लाइट ही है तो फ्रीक्वेंसी उसका सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक लाइट का फ्रीक्वेंसी चाहे मीडियम कुछ भी हो जाए, एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, कोई भी मीडियम हो, फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलता, ध्यान रखें।
साउंड का भी यही चीज़ है, साउंड भी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी लगभग उसका चेंज नहीं होता है। लाइट में भी यही काम करता है, फ्रीक्वेंसी उसका चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए, हमसे पूछा प्रभावित होंगे, तो स्पीड प्रभावित होगा, उसका गति प्रभावित होगा और तरंगोद्धार मतलब वेवलेंथ। तो केवल तरंगोद्धार एवं वेग, डी ऑप्शन करेक्ट है, केवल तरंगोद्धार एवं वेग। डी ऑप्शन ही हम क्यों टिक मारे दोस्तों, देखिए बी और सी, बी में क्या है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इस ऑप्शन को तो सबसे पहले आप रिजेक्ट करें। फिर बचा ए और डी, तो ए और डी में यहाँ आकृति दिया हुआ है, आकृति भी नहीं बदलता है, आकृति भी कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए डी मतलब वेवलेंथ और उसका स्पीड चेंज होगा और सब चीज़ सेम रहेगा। 95, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को कौन सा उपकरण से हम मापते हैं, तो ओम, किससे मापते हैं, ओम मीटर से, किससे मापते हैं, ओम मीटर से मापते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को। 95 का डी। 96, समस्थानिक परमाणुओं में जो भी आइसोटोप होता है, आइसोटोप का जो भी परमाणु होगा, आइसोटोप का जो भी एटम्स होगा, उसमें क्या सेम होता है, आइसोटोप होता है, आइसोबार सुने होंगे, समस्थानिक, संभारिक। तो जो आइसोटोप्स होता है उसमें प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी। 96 का ए। 97 देखिए, फैदोमीटर, फैदोमीटर का उपयोग किसके नापने में किया जाता है, फैदोमीटर गहराई मापने में, किसमें, समुद्र की गहराई मापने में हम फैदोमीटर का यूज़ करते हैं। 97 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 98 नंबर, 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर एवरीबडी नोज 10⁻10 मीटर होता है, 10⁻10 मीटर होता है। लेकिन आप देखें दोस्तों यहाँ पर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में आपको आंसर देना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में आराम से चेंज कर सकते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, उन्हें 100 कर दें तो 9 में से 2 गया तो 10⁻7, कितना, 10⁻7। 98 का बी, 98 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 99, आयोडाइज्ड लवण मतलब आयोडोकृत लवण, आयोडाइज्ड साल्ट में रहता है, आयोडाइज्ड साल्ट जो होता है उसमें क्या रहता है, तो आयोडाइज्ड साल्ट में आपका होता है पोटेशियम आयोडेट, क्या होता है, पोटेशियम आयोडेट के आई, आयोडाइज्ड साल्ट में पोटेशियम आयोडेट होता है। 100 नंबर, पीतल में कौन सी धातुएं होती है, पीतल, जो पीतल है आपका, पीतल, पीतल क्या है, एलॉय है, पीतल क्या है, एलॉय है, मतलब एलॉय क्या होता है, जो मिक्सर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का अगर मिक्सर होता है उसको क्या कहते हैं, हम एलॉय कहते हैं। तो पीतल एक मेटल है, सॉरी एलॉय है, इसका, इसमें ये जो मिक्सर होता है वो किसका होता है, तांबा, तांबा, कॉपर का और जिंक का, तांबा मतलब कॉपर और जिंक का, पिताजी, पिताजी से आप ध्यान रख सकते हैं, पिताजी मतलब पीतल जो है तांबा और जिंक का मिक्सर है। तो 100 का क्या होगा, सी, 100 का सी, तांबा और जस्ता, जिंक का मतलब जस्ता, 100 का सी। 101, 101 देखते हैं, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर इसका देखें तो 14 होता है। सिलिकॉन क्या है, सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर अर्धचालक। 102, 102 नंबर, बढ़ते हुए पौधे में निम्नलिखित में से किस तत्व का सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, कोई ग्रोइंग प्लांट है, कोई ग्रोइंग प्लांट है, उसमें सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट की आवश्यकता होगी, कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, आयरन की या फॉस्फोरस की। तो आप अक्सर गाँव में भी देखे होंगे या जहाँ भी कृषि होती है, जहाँ भी एग्रीकल्चर का काम होता है, तो जो भी किसान लोग हो क्या करते हैं, अगर सीड डाल दिए, सीड खेत में डाल दिए तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसका रखते हैं, यूरिया डालने का, यूरिया डालने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि यूरिया क्या होता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, यूरिया ग्रोथ को बढ़ाता है। और यूरिया के अंदर क्या है, मैक्सिमम, यूरिया के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है, यूरिया के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, इसलिए बढ़ते हुए पौधे को अधिकतर नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। तो 102 का बी। 103, सूखी बर्फ क्या है, ड्राई आइस, व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है, तो ये सॉलिड CO2, ठोस, जो ठोस CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये होता है ड्राई आइस। ड्राई आइस का यूज स्टेज पर, अगर कोई स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा है तो थोड़ा धुआं धुआं करने के लिए ड्राई आइस का यूज होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड CO2। एसिटिलीन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है, एसिटिलीन का आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, देखिए एसिटिलीन क्या होता है, ये 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसी को क्या कहते हैं, एसिटिलीन कहते हैं, जिसको इथाइलिन भी आप कह सकते हैं। ओके, इसका अगर केमिकल नेम देखें तो क्या होता है, इथाइलिन, इथाइलिन केमिकल नाम हुआ, सॉरी IUPAC नेम क्या हुआ, इथाइलिन, IUPAC नेम क्या होगा, इथाइलिन होता है, लेकिन इसको कॉमन नेम क्या कहते हैं, एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। तो C2H2, एसिटिलीन क्या होता है, C2H2 आपका एसिटिलीन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 105,
रबर किसका उत्पाद है? रबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ, रबर किसका उत्पाद है? तो रेशा, रेशा से रबर नहीं बनता है, गलत बात है। लेटेक्स, रबर किसका उत्पाद है? तो लेटेक्स का, लेटेक्स के नाम सुने भी होंगे। 106, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक्स सभी जानते होंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में, क्योंकि सभी कभी न कभी बीमार तो पर भी करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स खाना पड़ता है। एंटीबायोटिक्स किससे बनाया जाता है मैक्सिमम? देखिए एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बैक्टीरिया का अगेंस्ट। अगर बैक्टीरियल कोई भी डिजीज़ हो गया, फीवर हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, तो ये सब बैक्टीरियल डिजीज है, तो उसमें बैक्टीरिया अटैक करता है। कहते हैं ना लोहा को लोहे से ही काटते हैं, ओके, लोहा लोहे से ही काटता है, तो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से ही मारते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो बनाया जाता है जीवाणुओं से, किससे? बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से ही बनाया जाता है। लेकिन फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनाया गया था पेनिसिलिन, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया गया था पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, वो क्या था? फंजाई। किससे बनाया था? फंजाई से। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनाया गया था फंजाई से, कवक से बनाया गया था फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, फंजाई से। लेकिन मैक्सिमम जो बनाया जाता है आपका बैक्टीरिया से। 107, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पत्ती नहीं खाते, उसका पुष्पक्रम खाते। क्या कहते हैं? पुष्पक्रम खाते हैं। 108, निम्नलिखित में से कौन सा फल पकाने वाला प्राकृतिक हार्मोन है? फल पकाने वाला, कोई इमेच्योर मतलब पूरी तरह से, केला, केला क्या होता है? उसको इमेच्योरी मतलब काट लिया जाता है और उसमें क्या डाला जाता है? आप सुने होंगे इथाइलिन डाल दिया जाता है, एथिलीन डाल दिया जाता है, वो उससे पका देता है, ठीक है, जिसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के कैटेगरी के अंदर आता है। ये इंड्यूस कर देता है, उसके रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को बढ़ा देता है और वो जल्दी पक जाता है, तो एथिलीन। 108 का डी। 109, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। देखिए नाइट्रोजन का कई रूप आप देखेंगे, ये तो उसका एलिमेंटल फॉर्म हो गया, N2 के फॉर्म में रहता है। एक तो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, एक तो होता है नाइट्रेट NO3- और एक होता है नाइट्राइट NO2-। ठीक, तो पौधे जो हैं अधिकतर नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेना पसंद करते हैं, नाइट्रेट, ठीक है, NO3-। 110, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो तुषारिका सिन्हा। करंट अफेयर्स का, बिहार का करंट अफेयर्स, तुषारिका सिन्हा। 110 का ए। 11 देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिले में देश में पहला स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है? देखिए नीति आयोग द्वारा जो जारी हुआ है डेल्टा रैंकिंग में, किस जिले को, देश में किस जिले को मतलब पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये आपका खगड़िया। किसको? खगड़िया को। अब कुछ बजट से क्वेश्चन है। बजट 2022 में गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? तो 2025 तक। कब तक? 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर पीआर श्रीजेश को। पीआर श्रीजेश कौन है? तो ये हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, हॉकी टीम के गोलकीपर हैं पीआर श्रीजेश। इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको दिया जाएगा 2021 का, ठीक है। आपको पता होना चाहिए टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद दोस्तों जर्मनी को हराकर, 41 साल बाद जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इतना ध्यान रखिए कम से कम हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ था, 20 का था, 21 में हुआ था, लेकिन शब्द 20 ही यूज़ किया जाता है। तो उसमें हॉकी टीम जो थी, भारतीय हॉकी टीम 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, ठीक है। किसको हरा के? जर्मनी को हरा के, वो भी ध्यान रखें। 114, 31 दिसंबर 2021 तक भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? ये तो डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, $633.6 बिलियन। 115, आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय क्या है? जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 हुआ है उसका मूल विषय क्या है? तो त्वरित दृष्टिकोण। क्या है? तो त्वरित दृष्टिकोण। 116, निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुरी कहा जाता है? ये कुछ इमारत आपको दिया हुआ है, बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्तान का महल, जामा मस्जिद, शहजादी अकबर का महल। इसमें से किस इमारत को शान फतेहपुर कहा जाता है? तो जामा मस्जिद। किसको? जामा मस्जिद को। 116 का सी। 17, घोड़े के नाल के आकार का मेहराव सर्वप्रथम कब प्रयोग में लाए गए थे? घोड़े के नाल का आकार का जो मेहराव था वो सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया था? तो अलाई दरवाजे में। कहाँ पर? अलाई दरवाजा कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। 118, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु भारत का, अगर यदि आप नीचे वाला भाग देखें
तो इधर है तमिलनाडु, यहाँ कौन है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल। तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल है। इधर कौन सा भाग है, इधर है आपका केरल। केरल के भाग को क्या कहते हैं, मालाबार तट। केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। यहाँ कहीं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के आसपास क्या है, गोवा है, उसी के नीचे थोड़ा गोवा है। गोवा के तट को क्या कहते हैं, कोंकण। गोवा के तट को क्या कहते हैं, कोंकण। तो हमसे पूछा है तमिलनाडु के समुद्र तट को क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल तट। किसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। 118 का डी। 119 सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार का अवधारणा कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ग्रेट ब्रिटेन से। कहाँ से, यूके से, ग्रेट ब्रिटेन से। 119 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। जो अंगोरा, अंगोरा का बहुत आदमी स्वेटर भी पहनते हैं, मफलर पहनते हैं ठंडी के समय में। तो अंगोरा जो ऊन होता है वो अंगोरा से बनता है। अंगोरा ऊन से किससे बनाया जाता है, तो अंगोरा के साथ याद रखें हमेशा अंगोरा रैबिट। अंगोरा शब्द जब भी आता है तो अंगोरा रैबिट के नाम से आता है। तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, तो रैबिट से, खरगोश से। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 120 का सी। 121 जुगनू। जुगनू पहले दिखता था, पूछता है जुगनू होता है, जुगनू क्या होता है, मलस्क है, कीट है, कृमि है या सूत्रकृमि है। मलस्क पूछ रहा है या आपका अर्थ्रोपोडा है, मतलब इंसेक्ट है, कृमि है या फिर सूत्रकृमि है। तो मलस्क क्या था दोस्तों, एक इंसेक्ट था। क्या था, इंसेक्ट था। है ही, गांव सब में बहुत कम देखने को मिलता है, शहर में तो बात ही छोड़ दीजिए, गांव में बहुत कम देखने को मिलता है। और ये क्यों हुआ है, तो भाई मानव ने प्रकृति का इतनी गंदी तरह से दोहन किया है कि बहुत सारे जीव तो विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि लोग तो मतलब उधर देखना ही छोड़ दिए हैं। बहुत सारे जीव जो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और बहुत तो कगार पे, एंडेंजर्ड हैं, एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं और विलुप्त हो जाएंगे अगर उसको सही से संरक्षण ना किया जाए तो। बहुत सारे जीव, क्योंकि मानव इतना ज़्यादा लालची, ग्रीडी हो गया है कि अपने सुख सुविधाओं को देखते हुए उसको सामने वाला या कुछ और दिखता ही नहीं है। तो प्रकृति का भयंकर रूप से दोहन हो रहा है, जिसके कारण जुगनू क्या था, तो एक कीट था, इंसेक्ट था। 121 का बी। 122 किस पुस्तक को बंगाली देशभक्ति का बाइबल के नाम से जाना जाता है, गीतांजलि, आनंद मठ को, देवदास को या गोरा को, तो आनंद मठ को। 122 का बी है। 123 देखते हैं पौधे में गंधक की कमी के लक्षण सर्वप्रथम प्रकट होते हैं। पौधे में सल्फर का, गंधक मतलब सल्फर, सल्फर की डिफिशियंसी जो होती है सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलती है, तो टॉप के लीफ पर। टॉप के लीफ पर, सबसे ऊपरी पत्ती पर आपको सल्फर का डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं। 124 बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ बनेगा, तो बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बनेगा आपका सारण में। कहाँ, सारण में। 125 मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी दोस्तों, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। जो 15वां भाषा है सिंधी, 15वां भाषा कौन जोड़ा गया था, सिंधी। सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन से। कौन, 21वां संविधान संशोधन से। फिर 71वां संविधान संशोधन, इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। ठीक है, 16, 17, 18वां भाषा बनाया गया। फिर आया 92वें संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन से आपका बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो टोटल अभी 22 भाषाएं। अब वर्तमान में पूछे तो 22 भाषा है, ठीक है, हमारे संविधान में, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषा ही था। 126 बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में। आसान क्वेश्चन है। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है, तो विद्यापति जी को। 27 का सी। 128 देखते हैं किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट, करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री भी मिला है इनको और परम विशिष्ट सेवा मंडल तो नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा याद होगा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल, एकमात्र खिलाड़ी थे जो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, भाला फेंक इनका खेल है, खेल भी ध्यान रखें, नीरज चोपड़ा। 29 ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड। 130 हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट बेरोजगारों के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, तो दूसरा। जो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है बिहार में, उसमें पूरे भारत में इसका दूसरा स्थान है। 130 का बी। 131 निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकोंग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है, गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है, तो इसमें आपका बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। 132
केंद्रीय बजट 2022-23 में मिशन शक्ति के लिए कितना बजट का आवंटन किया गया है? ये कुछ आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान ही रखना पड़ेगा। 3184 करोड़ आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। 133 मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जो मोटे अनाज है उसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? 2023 को। 133 का बी। 34 केंद्रीय बजट 22-23 में कितने किलोवाट की रक्षा कवच के अंतर्गत लाया गया? कितने किलोमीटर को रक्षा कवच के अंतर्गत लाया गया? रक्षा कवच क्या है? तो देखिए, रक्षा कवच पेपर में हाल ही में आया था। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, उन्होंने क्या क्या था, या रक्षा कवच के अंदर क्या है कि मान लीजिए 2 ट्रेन है, गलती से एक ही पटरी पर आ गई तो इसके टकराने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रेक जब तक लगाएंगे तब तक ये टकरा जाएगा। लेकिन रक्षा कवच के अंतर्गत क्या है कि ट्रेन में सेंसर लगा रहेगा, जीपीएस सेंसर जो भी हो, जिसके उसको पता चल जाएगा कि सामने वाले इसी पटरी पर अगर कोई सामने से ट्रेन आ रहा है ना, अगर पायलट को पता भी नहीं चाहिए, जो लोको पायलट को पता चले भी नहीं, लेकिन ट्रेन को सेंसर के माध्यम से पता चल जाएगा और दोनों ट्रेन में ऑटोमेटिक अपने आप ब्रेक लग जाएगा, दोनों ट्रेन में ऑटोमेटिक अपने आप ब्रेक लग जाएगा और ये एक्सीडेंट से बच सकता है। तो यही आपका रक्षा कवच। इसमें 2000 किलोमीटर, कितना 2000 किलोमीटर तक इसको मतलब करने का लक्ष्य रखा गया है। 134 का ए। 135 केंद्रीय बजट 2022-23 में 2030 तक कितना गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया 280 गीगावाट। 36 1 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 फरवरी 2022 को इंडियन कोस्ट गार्ड, कौन सा इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है? और इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो वीरेंद्र कुमार पठानिया है। वीरेंद्र कुमार पठानिया 1 फरवरी को। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये भी क्वेश्चन था यहाँ पर। 137 महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो जापान। 38 भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। 139 गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये आपका जयदेव। जयदेव किसके दरबार में रहते थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे जयदेव, जो गीत गोविंद का ये रचयिता है। जो भगवान श्री कृष्ण का रास लीला है उसका इसमें वर्णन है। 140 केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के लिए कितनी राशि का आवंटन हुआ है? ये हुआ 73,000 करोड़। कितना? 73,000 करोड़। ये सब कुछ राशि जो है आप देखे हैं मनरेगा के लिए, ऊपर में और देखे थे हम लोग। ये कुछ राशि आप देख के जाएं, कम से कम जो यहाँ दिया हो उतना देख के जाएं तो क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। आता है, डाटा से क्वेश्चन आता है, लेटेस्ट बजट से तो क्वेश्चन आता ही है। उसके बाद 141 ले ऊपर क्या है आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये तो प्रैक्टिस के लिए है। तो जितना जीएस से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे हमने कर दिया। बजट भी इसमें था आपका, बिहार स्पेशल भी था, करंट अफेयर्स था, इंटरनल रिलेशन से भी क्वेश्चन था दोस्तों। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने जितना हो सके करने का कोशिश किया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कहीं कुछ त्रुटि हो गया तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।